अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे। ऑब्वियसली कल की जीत के हवाले से तो डिस्कशन होगा, बट आज का जो शो है हमारा वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट कर्ज पे होगा। और आज जो है वो मेज़बानी के जो फ़राइज़ हैं मेनली वो मैं अदील की तरफ थ्रो करूंगी, बट मैं हूँ सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। यस एब्सोल्युटली, आज थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम है और एक बड़ी ही स्पोर्ट्स की दुनिया के हवाले से कुछ नोन और बहुत ही रिकग्नाइज्ड और बड़े ही एक्नॉलेज्ड फेसेस को हमने जो है वो एक जगह पे जमा करने की कोशिश की है। इट्स गोइंग टू बी अ फन डिस्कशन। होप वी आर एबल टू डू जस्टिस विद दिस अमेजिंग पीपल, अमेजिंग बंच ऑफ पीपल जो कि आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन येस ऑफ कोर्स, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान इज 1-0 अप। 9 मैचेस की लगातार विनिंग स्ट्रीक पाकिस्तान की हो चुकी है। लेकिन तफसीलात व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में। ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे। पहला वनडे खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने 6 विकेटों से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और 3 मैचेस की सीरीज़ को 1-0 से उसमें बरतरी हासिल की। फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने नेक्स्ट सेंचुरियाँ की एंड नसीम शाह ने 5 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। पाकिस्तान के लिए इस मैच में फतह के बाद जो है वो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में पाकिस्तान दूसरी पोजीशन पे आ गया है। पॉइंट्स टेबल पर भारत सरे फहरिस्त है। 21 मैचों में 139 पॉइंट्स उनके हैं। पाकिस्तान ने 19 मैचों में 130 पॉइंट्स लिए हैं। सो एक मार्जिनल सा डिफरेंस दोनों टीमों के दरमियान। याद रहे जी, इंडिया श्रीलंका इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये मैच गुवाहाटी में चल रहा है। इंडिया ने 373 स्कोर किया अगेंस्ट श्रीलंका एंड विराट कोहली हैज स्कोर्ड अनदर सेंचुरी। Congratulations। बिल्कुल जी, अनदर सेंचुरी। और बड़े ही कोई चर्चे होते हैं जब भी विराट कोहली की सेंचुरी आती है, बिकॉज थोड़ी सी ज़रा फ्रीक्वेंसी कम होती चली गई है। 71वीं सेंचुरी ने बड़ा टाइम लिया था एंड नाउ अनदर 1 मोर सेंचुरी। मूविंग ऑन फर्दर, आईसीसी मेंस और वुमेन्स अगर प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो उसके अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने अवार्ड अपने नाम किया। हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट में 468 रन्स बनाए थे, जबकि एशले गार्डन ने आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है वो दिसंबर अवार्ड जीता है। एंड एशले गार्डन की बात करूं मैं तो एशले गार्डन ने भारत के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में 7 आउट किए थे एंड 50 की एवरेज से 115 रन्स भी बनाए थे। सो दिस इज इट फ्रॉम व्हाट्सएप। एक हमारे पास खबर और है सवेरा, बाबर आजम के हवाले से। एवरी टाइम हाँ, ये चले बहरहाल बाबर आजम के हवाले से। अच्छा जी, कप्तान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो हैं उनको चेयरमैन पीसीबी की जानिब से अश्योरेंसेस दे दी गई हैं। ये ज़राए ये बात बताते हैं कि उनको टीम को सिलेक्शन के इख्तियारात देने के हवाले से जो है वो उनको मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। अपनी पसंद की प्लेइंग 11 जो है वो बाबर खिला सकते हैं। आप जानते हैं कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली आ गई थी शान मसूद के वाइस कैप्टन बनने के हवाले से। पता नहीं शान को खुद भी पता था या नहीं था कि वो वाइस कैप्टन बन गए हैं, लेकिन बहरहाल जी ये मामला चला। लेकिन कल हमने देखा कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी उसमें शान मसूद वाज नॉट देयर। इस टॉपिक को हमने कल ज़ाहिर काफ़ी तफसील से डिस्कस भी किया था। और इससे पहले हम प्रोग्राम में आगे चलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कादिर ख्वाजा के साथ भी हम लिंकअप करें और उनसे ज़रा इन तमाम मामलात की तफसीलात भी हासिल करें। बिकॉज लग यही रहा है कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये मैनेजमेंट, ये बैटन जो है ये मैं कहूँगा बादल नाख्वास्ता जब से ये पास हुआ है, उसके बाद से अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है। रोज़ाना कोई ना कोई एक दिलचस्प खबर जो है वो सुनने को मिलती है, लेकिन I think people would be fine as long as team is winning on the ground. Exactly, and the kind of performance that we saw from Pakistan today, yesterday, it was very clinical. और मुझे ये लगता है कि कभी कभार देखें बड़ी डिबेट होती है सरफराज रिजवान की, सरफराज को क्यों टेस्ट में खिला दिया रिजवान। द हंगर दैट वी कुड सी इन रिजवान yesterday, उस पर जो है वो बड़े डिटेल में जो है उस पर हम फर्दर ऑन बात भी करेंगे कि रिजवान की हंगर आपको दिख रही थी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल हेल्दी कॉम्पिटिशन इन अ टीम। एंड नाउ मूविंग फर्दर अदील। यस, सो भाई सिलसिला क्या हुआ? सिलसिला ये हुआ है गुज़श्ता चंद दिनों अभी रिसेंटली कुछ अचानक मेरी जो ट्विटर टाइमलाइन थी उसमें अचानक कुछ अजीब मुख्तलिफ चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई। बिकॉज पाकिस्तान हम जो हैं जनरली ये अवार्ड्स वगैरह के हवाले से अब थोड़े से ज़रा हल्के ही आते हैं, ज़रा स्लो आते हैं। मतलब दुनिया भर में स्पोर्ट्समैन हुआ, कोई सी भी कैटेगरी, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, अवार्ड्स वगैरह नवाजे जाते हैं। वेदर इट्स द नोबेल प्राइज़, इज़ द ऑस्कर, हम जानते हैं अक्रॉस द बॉर्डर भी कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स हैं शोबिज़ वगैरह के हवाले से। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो येस ऑफ कोर्स वी हैव गॉट दोज सरकारी अवार्ड जो कि सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे अचीवर्स को रिकग्नाइज करने के लिए अवार्ड्स वगैरह का सिलसिला ज़रा थोड़ा सा कम होता है। वो उनको अल्लाह इज़्ज़त दे देता है तो बस हम उसी पे जो है वो खुश हो जाते हैं। तो चलें
आपको ज़रा एक हम प्रोमो दिखाते हैं और फिर उसके बाद अपने इस डिस्कशन को हम लेकर आगे चलेंगे कि ये कौन सी अवार्ड्स हैं जिनकी हम कर रहे हैं बात। Absolutely beautiful. That was Pakistan Sports Award, जिसकी एक तकरीब अभी रिसेंटली आपने अपने सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर देखी होगी। और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बहुत सारे जो अवार्ड विनर्स हैं वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे और मेरे लिए तो बड़ी ही स्पोर्ट्स चैनल पे भी देखी है एक बड़े स्पोर्ट्स चैनल पे भी देखिए और मेरे लिए तो बहुत ही ऑनर की बात है कि मेरे दाएं बाजू पे जो है वन ऑफ द विनर्स, बल्कि मैं तो कह रहा था कि आज इनको मेज़बानी के फ़राइज़ छोड़ के इनको हम आज मेहमानों के साथ ही बिठा देते हैं, लेकिन इस वक्त सवेरा वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर मुझे मेहमान वाली बिल्कुल मुझे अंदाजा है, लेकिन कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर विनिंग दैट अवार्ड। थैंक्स। आपसे मैं बाकी इंटरव्यू में आगे चल के सवेरा से लूंगा बिकॉज सवेरा अपनी फील्ड में जो है ना शी इज अमंग द पायनियर्स, ऑफ कोर्स उनके हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा मेरे इस वक्त लेफ्ट पे जो बैठे हुए हैं ये भी पाकिस्तान में जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात आती है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस और इनकी ख़ास बात यह है कि ऐसे मौके पे कि जहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अनफॉर्चुनेटली फॉर आर कम्युनिटी बड़े एजेंडा ड्रिवन नज़र आते हैं। ये पता नहीं अजीब सा आदमी है, बड़े एक न्यूट्रल सी, वरना हमें तो सुना था न्यूट्रल पता नहीं कौन होते हैं, लेकिन ये बड़े न्यूट्रल सी बातें करते हैं और इनका मकसद इज़ ऑब्जेक्टिविटी। और बिकॉज आई हैव बीन हिज फॉलोअर ऑन ट्विटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and he's admired and liked by all the seniors in the industry as well. Faizan Lakhani, welcome. Thank you so much. आपने जो अल्फाज अदा किए नहीं फैजान, यू डिजर्व इट एंड कांग्रेचुलेशंस आपको भी। थैंक यू वेरी मच। और ये बड़ा अहम है यार ये रिकग्नाइज करना। अब जब जाके कोई 20-22 साल बाद एक रिकग्नाइज किया तो अंदाजा होता है कि कितना अहम होता है बिल्कुल किसी के लिए भी उसकी एफर्ट्स को, चाहे क्योंकि हम तो एथलीट्स की बात करते हैं तो उन एथलीट्स के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट होगा कि उनकी कारकर्दगी को उनकी एफर्ट्स को भी कोई रिकग्नाइज करे। एब्सोल्युटली। सवेरा, हु इज आवर नेक्स्ट गेस्ट? बिल्कुल जी। सो अगले गेस्ट की जब हम बात करते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि जिस वक्त मैं फैन की तरह स्टैंड्स में खड़े होकर मैचेस देखती थी उस वक्त भी मुझे ये स्टैंड्स में देखते थे और बड़ा चर्चा होता था जी। जिस स्टैंड में चाचा क्रिकेट मौजूद होते थे उस स्टैंड पे कैमरा जरूर जाता था, तो वी मेड श्योर कि हम उसी स्टैंड में कहीं ना कहीं हों जहाँ चाचा क्रिकेट हो। सो यस, चाचा क्रिकेट यानी सूफी अब्दुल जब्बार साहब, जलील साहब हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। एंड ही इज दी तूफानी स्पोर्ट्स फैन ऑफ द ईयर, उनको भी ये अवार्ड मिला। सो अब्दुल जलील साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद गेम सेट मैच में और जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड की। साथ ही साथ जो है हम ऐड इन करेंगे हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल एबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता। सो हैदर को भी खुशामदीद करेंगे गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम हैदर जी। हैदर हमें थोड़ी देर में अभी ज्वाइन कर लेंगे। सो चलें जी, चाचा हमारे साथ हैं, फैजान हैं, सवेरा हमारे साथ। ऐसे करते हैं कि जी हम सबसे पहले चाचा से बात करते हैं अगर इजाज़त हो, फैजान एंड सवेरा, बिकॉज ज़ाहिर है जी हमारे बुजुर्ग भी हैं। चाचा, ज़ाहिर है माशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट फॉलोइंग की आप पहचान बन गए हैं, बल्कि चाचा ने आती सबसे पहले हमें पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के मैच जीतने की मुबारकबाद भी दी। तो यू कैन इमेजिन कि चाचा कितना क्रिकेट उनके हर वक्त दिमाग में सवार रहती है। एक सवाल आपसे जरूर पूछाता होगा चाचा, पहला क्रिकेट मैच मैदान में कौन सा देखा आपने? पहला क्रिकेट मैच, आज ही मैं एक गाड़ी का नंबर पढ़ रहा था 1969, तो पहला क्रिकेट मैच मैंने 1969 में जो है ना वो पाकिस्तान इंग्लैंड का सियालकोट से लाहौर कजाफी स्टेडियम में जाके देखा और वो मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान था। उस वक्त पाकिस्तानी टीम के कैप्टन होते थे सईद अहमद और इंग्लैंड टीम के कैप्टन होते थे कोलन कोडरे। ओके, और ये मैच कौन जीता था चाचा, कुछ याद है आपको? ये टेस्ट मैच, ये मैच ड्रा उस जमाने में ड्रा मैच ज्यादा होते थे तो ड्रा हो गया था ये। उस वक्त हमारे सुपरस्टार होते थे माजिद खान वगैरह ने खेले थे। ठीक है। अच्छा चाचा, वैसे आपने तो बहुत मैचेस विटनेस किए हैं, बहुत मैचेस देखे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, बहुत जगह पे फॉलो भी किया है। कोई एक ऐसा यादगार मैच जो आप कहें कि मेरे जहन में वो छप गया है और वो निकलता नहीं है मेरे जहन से? मैं हैट्रिक मैचों की बात करूंगा। एक तो मियांदाद ने एक 6 मारा था, आई वाज देयर 1986 में जो है ना, और क्योंकि मैं क्रिकेट सवेरा खेला हुआ हूँ, खिलाई हुई है, तो वो 6 गया था डी मिड विकेट पे और लोगों को वो 6 याद है कि जी मियांदाद ने 6 मारा। बॉलर था चेतन शर्मा, मुझे वो फील्डर भी याद है मनिंदर सिंह जिसको जो है ना क्रॉस करके वो डी मिड विकेट पे 6 गया। और दूसरा एक मैच था 2011 का, मैं इंडिया में गया हुआ था तो हमारी टीम वो मैच नहीं जीत सकी, जो है ना वो चंडीगढ़ में मैच था। मैं कहाँ से कोलंबो से कहाँ कैसे कैसे पहुँचा वो लेदर स्टोरी है, वो हारने का मैच है।
और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा मैच था 2017 का जो चैम्पियन ट्रॉफी था, तो ये लखान फिजानी भी उधर ही था। उस वक्त हम डबल टैकर में जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे बस में, तो वो उसका ज़्यादा है कि मेरी ज़िंदगी का वो जो चैम्पियन ट्रॉफी जो हमने जीती, और जैसे मैंने पूरे दुनिया के मीडिया को जो है ना बताया कि भी बल्कि हम बड़े मैच हैं, तो ये 3 मैच जो हैट्रिक के ना ये मुझे याद रहेगा। चाचा एक छोटा सा मुख्तसर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बात आपसे हम जारी आगे भी रखेंगे बिकॉज हम बाकी अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। चाचा कभी सोचा कि अपनी सवाने हयात जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए? माशाल्लाह इतना आपने क्रिकेट देखी है, कभी जहन किसी ने आइडिया दिया ये? जो है ना आइडिया दिया हुआ है और बुक में साथ साथ में लिख रहा हूँ, अभी पब्लिश करके भी स्पॉन्सर मिल ही जाते हैं, मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह। बहरहाल मेरा अल्लाह की रहमत है कि जो मुझे अपनी पावर दिखाते थे ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो जो मेरा रास्ता रोकते थे, तो मेरा एक ही फिक्रा होता था कि ये छोटे दिलों के बड़े लोग मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। मुझे 54 साल हो गए हैं क्रिकेट मैच देखते हुए, तो आज लोग पूछते हैं कि चाचा जी आपने प्रॉपर्टियाँ सेल की और आपने सब कुछ किया। मैं क्या काश 10 गुना और भी प्रॉपर्टियाँ होती तो मैं अपने वतन के नाम पे ये सबज रंग जो गुम्बद हिजरा का रंग है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और क्या चाहिए, मैंने हज उम्रे किए हुए हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान हूँ, और यही मेरा होता है। बड़े नारे हैं लेकिन ये मेरा नारा जिंदगी भर कौम याद रखेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा प्यारा पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, चलें जी अब हम बात करते हैं सवेरा से। सवेरा का इंटरव्यू लेते हैं जरा। तो सवेरा जरा हमें बताएं ना, ये लोग क्रिकेट ऐसी हम देखते हैं कि उनको शौक इतना होता नहीं है, और ऐसी ही सिलसिला है हमारे घर में भी, दूर दूर तक कोई खातून को शौक नहीं है, बल्कि मेरी तो छोटी है, वो तो क्रिकेट में कहती फुटबॉल है, तो ये तो हाल है। तो ये आपको कहाँ से शौक पैदा हुआ, और वो भी इतनी सीरियस लेवल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आ गई आप? क्या आई मीन टेल अस योर स्टोरी मुख्तसरन, आपको पता टाइम कम होता है। अदिल शायद शुरुआत वहाँ से हुई कि जब हमने घर जो है वो नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल करीब है, वहाँ से इंटरेस्ट शायद बचपन से था, अब्बू के साथ देखती थी। विव रिचर्ड्स वाज हिज फेवरेट, सो वो देख के विव रिचर्ड्स को देख के उनकी बैटिंग धुआंधार देखकर उससे जो है वो शौक शुरू हुआ। देन हम स्टेडियम के बहुत करीब रहने लगे, वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। बट मैं ये कह सकती हूँ कि शायद जब से मैंने होश संभाला कोई ऐसा मैच कराची नेशनल स्टेडियम में नहीं खेला गया जहां मैं ना गई। मैंने हर जनरल स्टैंड से लेके वीआईपी गैलरीज में भी देखा, बिकॉज अम्मा अब्बा जो है वो नेशनल इदारे में थे, टीवी के गवर्नमेंट के टीवी में थे, तो ऑब्वियसली वही कवर करते थे। ओबी में बैठ के मैं आराम से जा भी सकती थी, कभी टिकट खरीदना पड़ा तो वैसे भी गई, मगर अपने होश में कराची स्टेडियम में जितने मैचेस हुए उसको फॉलो किया। सवेरा वो जो कंक्रीट की सीटों पे, वो कोई सीटें तो नहीं होती थी, उन सीढ़ियों के ऊपर बैठ के मैच देखते हुए कभी वैसे सोचा था? कितनी एस्पिरेशनल लगता है ना वो जो मेन स्टैंड है और जो पवेलियन होता है, सोचा था कभी वहाँ बैठी होंगी मैं और ये चीज़ें? पता है यूनिवर्सिटी में, आई रिमेंबर यूनिवर्सिटी में इट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, जिसमें मेरे ख्याल से 350 पे 350 पे बन गई है मोइन एंड तक। एग्जैक्टली, सो आई रिमेंबर आसिफ इकबाल स्टेडियम में पूरी अपनी यूनिवर्सिटी के आसिफ इकबाल स्टैंड में अपनी यूनिवर्सिटी के 144 स्टूडेंट्स अरेंज करके मैं लेकर गई थी, विद ऑल हरे बाल किए हुए एंड पाकिस्तान लिखा हुआ और PAKIS जैसे लिखते हैं वो लिखा हुआ। एंड वो एक दिन था जिस दिन, बिकॉज ऑब्वियसली मैं यूनिवर्सिटी में आ गई थी तो मैं एथलीट तो अब बन नहीं सकती थी, इंटर यूनिवर्सिटी खेलती थी मैं, बट एथलीट नहीं बन सकती थी फर्दर ऑन। तो मैंने अपने दोस्तों से उस दिन कहा था कि मुझे इस ग्राउंड में जाना है अंदर, बिकॉज आई गॉट दैट एड्रेनलिन रश इन दिस ग्राउंड, एंड मे बी दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड नाउ इज द टाइम। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। फैजान पे आते हैं। चलें जी फैजान, वैसे आप भी ज्वाइन कर सकती हैं सवाल पूछने के लिए। फैजान, अगेन स्पोर्ट, लोग जर्नलिज्म की तरफ जब आते हैं, नेचुरली स्पोर्ट्स एक बहुत नीश काम होता है, लाइक हर किसी का होता भी नहीं है सिलसिला ये, बिकॉज जर्नलिज्म की जो मोर ग्लोरीफाइड फील्ड है ज़ाहिर वो करंट अफेयर्स हैं, टू सम एक्सटेंट शायद बिजनेस वगैरह की खबरें हैं और, बट पॉलिटिक्स वी नो, हम एक सॉर्ट ऑफ ना एक जैसी चीज़ समझते हैं कि जर्नलिज्म इज़ करंट इज़ पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स की तरफ कैसे आना हुआ? ये इत्तेफाकन था कि यार चलो जरा जाके एक रिपोर्ट तो लेकर आओ, या फिर नो यू एक्चुअली प्लान्ड दैट? यार ख्वाहिश तो थी हमेशा, और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें यूनिफाई करता है। आप पॉलिटिक्स में चले जाए तो डिवीजन है, कोई इस जमात का कोई इस जमात का, इवन आप रिपोर्टर भी, और एक बीट के रिपोर्टर तो दूसरी जमात के लोग शायद आपको इतना लाइक ना करते हो। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप पूरी कौम को ना मुत्तहिद करता है, यूनिफाई करता है, और इट सेंड्स द मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी।
आजकल कुछ लोग नेगेटिविटी का मैसेज भी ले आते हैं, वो एक अलग बात है, बट स्पोर्ट्स में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी। सही। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारे लेसन्स देती है कि यार आपको हमेशा जिंदगी में काम आते हैं। तो स्पोर्ट्स हमेशा दिल के करीब रही। और चूंकि मैं अपने सेकंड जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट हूँ अपनी फैमिली में, अब्बा को देखते ही देखते जर्नलिज्म का शौक तो हो गया था। एंड आउट ऑफ नोवेयर मैंने अब्बा से कहा कि मुझे जर्नलिज्म करनी है और मुझे मतलब आप कहीं ट्रेनिंग पे लगा दे। पढ़ भी रहे थे साथ साथ, अब्बा को मैंने कहा ट्रेनिंग पे लगा दे। उन्होंने एक एडिटर के पास ले गए, इनको ट्रेन कर दिया। अब्बा इसी इदारे से वाबस्ता रहा जिसमें आप अभी हैं? नहीं, मेरे वालिद गुजराती जर्नलिज्म में थे। उनका उस टाइम पे गुजराती जर्नलिज्म बहुत होती थी, 3-4 गुजराती अखबार थे, अब बड़े लिमिटेड हो गए, बायलिंगुअल हो गए। तो उन्हीं का एक इदारे का एक उर्दू न्यूज़पेपर था, वहाँ पे मैंने सीखना शुरू किया। अनवर सनराय साहब मेरे पहले एडिटर थे। उन्होंने पूछा मुझसे कि किस चीज़ का शौक है, मैंने कहा स्पोर्ट्स। उन्होंने एक साहब के हवाले किया कि भाई इरफान अकरम साहब, वो मेरे पहले स्पोर्ट्स पे वो थे। 6 महीने बाद इरफान अकरम साहब की दुबई में नौकरी लग गई, वो चले गए। उसके बाद अनवर साहब ने कहा अब आप नहीं चलाना है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुड। वैसे ये भी एक बात सवाल बनता है फैजान, इतने मैचेस कवर किए, वैसे कैलकुलेट तो रखते होंगे ना? हाँ यार, अराउंड 150 इंटरनेशनल मैचेस तो कवर क्रिकेट दीगर स्पोर्ट्स के भी अलग। अच्छा, अभी हम क्रिकेट की अगर, बिकॉज आई नो जितना इमोशनली क्रिकेट ड्रेनिंग हमारे लिए होता है, वो कौन सी एक आपने रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें वाकई आप सही मानों में इमोशनल हो गए हो और कुछ आंखों में आंसू वगैरह भी आ गए हो? कोई अचीवमेंट पाकिस्तान की हो या कोई बहुत बड़ी नाकामी हुई हो? यार 2-3-4 मोमेंट्स ऐसे थे। मैंने अगर अपने कैरियर में देखे तो 2005 से ब्रॉडकास्ट मीडिया में हूँ, तो ज्यादातर विजुअल और ऑडियो का काम होता है। तो 2-3 मोमेंट्स ऐसे आए। मेरी जो कहते हैं कि बतौर जर्नलिस्ट आपको फैक्ट्स रिपोर्ट करते हुए न्यूट्रल रहना चाहिए, बट वो एक पाकिस्तानियत ने मेरी न्यूट्रलिटी को ओवरपावर कर दिया था। जब 2007 के वर्ल्ड T20 में हम फाइनल हारे थे, मैं बीपर दे रहा था, दूसरे चैनल में था उस वक्त, और मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गया था कि मैं क्या बोलूं, और मेरे अल्फाज कुछ देर नहीं आ रहे थे। फिर 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स हम इंडिया में कवर कर रहे थे। इनाम भट्ट ने दिल्ली में गोल्ड मेडल जीता, और उस वक्त जब पाकिस्तान का कौमी तराना अब बज रहा था, तो वो एक मोमेंट थी जब मैं जज्बाती हुआ। फिर अभी जिस तरह चचा क्रिकेट बता रहे थे, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वो जब हम जीते थे, तो उस मोमेंट ने मुझे बड़ा इमोशनल कर दिया था। और उस टाइम पे रिपोर्ट करते हुए जितने साल गुजर जाएं, कौमी तराना जब सुना जाता है ना पाकिस्तान का, आज भी जब हम फील्ड में होते हैं और कौमी तराना, गूज़बम्प्स मोमेंट होता है, बट द मोमेंट इज राइट नाउ फॉर ब्रेक। राइट नाउ जो है वो मोमेंट अभी ब्रेक का है। यहाँ पे गेम सेट मैच में हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी कुछ अचीवर्स हमारे साथ ज्वाइन होंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। बड़े मजे की आज डिस्कशन चल रही है, थोड़ा सा मैं भी गेस्ट फील कर रही हूँ, बिकॉज पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। कभी कभार ही होता है कि अप्रिसिएशन मिलती है हमारे एथलीट्स को, हमारे जर्नलिस्ट को, तो उस अप्रिसिएशन को हम डबल टिक कर रहे हैं कि हाँ जी वो अप्रिसिएशन मिलती रहनी चाहिए और कंटिन्यूटी में ये सब कुछ होता रहना चाहिए। खैर, हम अब ज़रा रुख करते हैं लाहौर स्टूडियो की तरफ का, बिकॉज वहाँ पे हमारे साथ एक और अचीवर मौजूद हैं। हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल एबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने हासिल किया। हैदर को हम खुशामदीद कहेंगे। हैदर, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू जी हैदर, तो सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि ये अवार्ड जीतना, हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट फॉर यू? और ऑब्वियसली खुशी तो बहुत हुई होगी, बट बार बार वक्तन फ़वक्तन ये अप्रिसिएशंस मिलना कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि अल्लाह ताला ने मुझे मतलब स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर जो ये अवार्ड जो मैंने जीता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश था। चलें जी, माशाल्लाह हैदर, जाहिर है ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है। आपने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज भी जीता है, आपने सिल्वर भी जीता है, और आपने गोल्ड मेडल भी पाकिस्तान के लिए पैरालंपिक्स में आप पहले एथलीट बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हैदर, अपने कुछ एहसासात उस मौके के बताइए। अभी हम यहाँ पे बात भी कर रहे थे पाकिस्तान का कौमी तराना बजना बैरून मुल्क जहाँ भी हो, तो ये पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल जीतना, पहले गोल्ड मेडल 3 सितंबर 2021 वो तारीख थी। कुछ हमें ज़रा अपनी कुछ याददाश्त, कुछ मेमोरीज शेयर कीजिए हमारे साथ। जी सबसे पहले तो मैंने जिस दिन पाकिस्तान को प्रेजेंट किया था, तो मेरा ये एक ही ख्वाब था कि मैंने अपने मुल्क का नाम है जो पूरी दुनिया में रोशन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मेरी जो स्पोर्ट्स जर्नी जो मेरी शुरू हो गई थी 2006 में, तो बीजिंग 2008 में मैंने पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद लंदन में मैं अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गया था फॉर हैमस्ट्रिंग की वजह से।
और उसके बाद 2016 में मैंने रियो पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में जो रियो टोक्यो पैरालंपिक्स हुई उसमें मैंने पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट का ये पहला गोल्ड मेडल जीता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश था। और ये एक नाकाबिले यकीन मेरे लिए एक ये चीज़ थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी विक्ट्री से नवाजा है। ऑलराइट, जबरदस्त। हैदर हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं ऑनलाइन द वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, और मिक्स्ड मार्शल आर्ट से इनका ताल्लुक है। हमारे प्रोग्राम में वैसे पहले भी फीचर कर चुकी हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर पिछले फीचर करने के बाद से अब तक इनकी स्किल्स में बहुत इजाफा हो गया होगा और इनके आसपास तो कोई भटक भी नहीं रहा होगा। लेकिन क्या ज़बरदस्त और धमाकेदार एंट्री रेड कारपेट पे अनीता आपने की थी। सबसे पहले अनीता, वेलकम बैक टू गेम सेट मैच एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो कुछ फीलिंग ऐसा साथ क्या आपने बताइए। एक तो नंबर 1 ये स्पोर्ट्स अवार्ड मिलना, देखिए बाकी अचीवमेंट्स तो अपनी जगह आपकी माशाल्लाह हैं ही, लेकिन इस तरह अवार्ड मिलना किसी प्लेटफॉर्म का होना स्पोर्ट्समैन के लिए और स्पेशली स्पोर्ट्स वुमेन के लिए, डू यू नो हाउ इंस्पिरेशनल दिस इज फॉर मेनी वुमेन अक्रॉस पाकिस्तान, यू कमिंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा। सो अनीता, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें हमारे साथ। हमें बस सिर्फ हम टीवी पर यही चीजें देखते थे कि जो ड्रामे में है या फिल्म्स वगैरह कर रहे हैं सिर्फ उनको अवार्ड्स वगैरह मिलते थे। तो स्पोर्ट्स अवार्ड का हम जितने भी एथलीट्स हैं आई एम श्योर वो उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक जज्बा दिया कि और आगे बढ़ना है, हम आपके साथ हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट पाकिस्तान में एथलीट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अनीता आपकी जर्नी की तो हमने बिल्कुल बात की थी आपसे जब आप लास्ट टाइम भी गेम सेट मैच पे आई थी। एक चीज़ मेजरली ये कि अब ये अवार्ड जीतने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी जो लड़कियां आपको देख के इंस्पायर हो रही हैं उनके लिए, आप खुद पर्सनली कोई मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो आपको देख के इंस्पायर होती हैं? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कभी भी गिव अप नहीं करना। हर चीज़ में देखिए मुश्किलात तो आती है, बट यही चीज़ें हमें आजमाती है कि आप आगे कितना बढ़ सकते हैं। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए प्रूफ करके दिखाना है कि आप किसी से कम नहीं है और आप अपने लिए चैंपियन है और ये पूरी दुनिया की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके लिए है। ऑलराइट, सो अब हम जरा, ये तो हमने बात कर ली ना जरा फिजिकल स्पोर्ट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड ऑल। अब जरा बात करते हैं गालिबन इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से मकबूल होता हुआ स्पोर्ट्स का सेगमेंट विच इज ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। और इस वक्त मैं तो बल्कि अभी रिसेंटली खबर भी सुन रहा था, 2-3 दिन पहले इंडिया ने उसको एक बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। आई डोंट नो व्हेन विल दैट हैपन इन पाकिस्तान और इफ दैट हैज नॉट हैपन, लेकिन पाकिस्तान में सही मानों में अगर ई स्पोर्ट्स में कोई पहला सुपरस्टार जिसका नाम पब्लिक ने सुनना शुरू किया और माशाल्लाह अपनी कामयाबी के झंडे दुनिया भर में गाड़ रहे हैं, दैट इज अरसलान ऐश। अरसलान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, वेलकम टू गेम सेट मैच। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एक तो अवार्ड जीतना और दूसरा ई स्पोर्ट्स को रिकग्निशन मिलना इस प्लेटफॉर्म पे। क्या एहसास हैं अरसलान? मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान में भी ई स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जा रही है और रिकग्नाइज़ किया जा रहा है कि एज ए स्पोर्ट। पहले जिस तरह के मैं 2018 से खेल रहा हूँ गेम, लेकिन तब तक कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने जिस तरह के मैं जीता हूँ और जिस तरह के रिसेंटली मैं इमरान खान से भी मिला हूँ, तो काफ़ी खुशी होती है कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको सराहा जा रहा है। तो काफ़ी खुश हूँ मैं कि ये ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पे जीता हूँ। अरसलान, ये ज़रूर बताइए कि ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए एक नेगेटिव कॉनोटेशन जनरली अटैच किया जाता है कि जी बच्चे सारा वक्त स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, नौजवान। आई एम श्योर आप स्क्रीन टाइम और बड़ी बात एग्जैक्टली, यानी आजकल के वालिदैन को ये बात ज़रा समझाना बड़ी मुश्किल होती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट एक तरह का स्पोर्ट है एंड पीपल आर मेकिंग देयर अमेजिंग करियर्स आउट ऑफ इट, दे मेक गुड मनी। और दुनिया में तो इसके भी सुपरस्टार्स और इसके भी जो है वो बिग सेलिब्रिटीज़ निकल रही हैं। अरसलान, अब मुख्तसरन जानना चाहूँगा आपके लिए ये सफ़र कैसा था? या आपको भी यही प्रॉब्लम फेस की थी या घर वालों की पूरी सपोर्ट थी, नहीं बेटा कमरे में लाइट बंद करके बैठे रहो और गेम खेलते रहो? नहीं, अब अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मुझे भी सेम मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। लाइक वो मुझे इवन के मुझे बहुत ज़्यादा मार
बचपन में जब गेमें खेला करता था, पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे और ये चीज़ बहुत आम है। इवन के अब हम 2023 के अंदर हैं, ये चीज़ अभी भी ऐसे मान जाते हैं, गेमों को बुरा समझा जाता है। इवन के जब आप जापान जाते हैं, जिस तरह मैं जापान गया था, वहाँ इवन के बूढ़ा इंसान भी गेम खेलता है और चीज़ को समझता है कि उनकी गेम खेलने से उनके रिफ्लेक्सेस तेज़ होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं मेंटली। तो अभी पाकिस्तान के अंदर आई थिंक इसको हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खेलेंगे, कोई भी चीज़ एक्सेसिव करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अब तो इससे आप कैरियर भी बना सकते हैं। जिस तरह के आपके सामने मैं एग्जांपल अगर अपनी देता हूँ तो मैं खुद इसे काफ़ी ज़्यादा अर्न किया और जिस तरह के आपने अभी बात किया कि ये तेज़ी से ग्रो कर रही है और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, इस तरह काफ़ी शोबे हैं, तो हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। टाइम लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, मगर ये कि इवेंचुअली ये अवेयरनेस भी आ जाएगी, हमारे पेरेंट्स में भी आ जाएगी और हमारी सोसाइटी में भी आ जाएगी। फैज़ान, कमिंग बैक टू यू, हम यूजुअली जब लोगों के साथ लगाते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो वो यूजुअली क्रिकेट जर्नलिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं होते। व्हाट मोटिवेट्स यू कि क्रिकेट से हट के आप कोई न्यूज़ करें? हम यहाँ गेम सेट मैच पे बहुत कोशिश करते हैं कि हम अदर देन क्रिकेट दूसरे स्पोर्ट्स को जो है वो हाईलाइट कर सकें, बट इवेंचुअली वी गेट स्टक टूवर्ड्स क्रिकेट एज वेल। 2 रीजंस होती हैं इसकी, एक तो ये कि लाइमलाइट ज़्यादा क्रिकेट को मिलती है, रेटिंग ज़्यादा क्रिकेट पे आती हैं, लोग दूसरे स्पोर्ट को कम सुनते हैं। व्हाट मोटिवेट्स यू टू राइट एंड अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट स्पोर्ट्स? देखिए, जब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है तो फिर तमाम स्पोर्ट्स को कवर करना जिम्मेदारी भी है और उन स्पोर्ट्स पर्सन्स का भी हक है कि हम उनको कवरेज करें। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, ये मुझे विद इन एक फीलिंग होती है कि हमारी बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेशन विद क्रिकेट, उसकी वजह से दीगर एथलीट्स नेगलेक्ट हो जाते हैं। मुझे अब भी वाक़या याद है, PSL के इवेंट्स हो रहे थे, पहला स्पोर्ट्स अवार्ड कराची में हो रहा था। मुझे एक वाक़या याद है कि मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान के स्नूकर का एक बहुत बड़ा नाम, कराची के एक 5 स्टार होटल में वो उस वक्त क़याम कर रहे थे। उस वक्त नहीं, नॉट इनफैक्ट यूसुफ, हुसैन शाह, नॉट यूसुफ, हुसैन शाह कराची के 5 स्टार होटल में वो क़याम कर रहे थे। जापान से आए हुए थे, ओलंपिक में पाकिस्तान का सोलो मेडल जीतने वाले वो प्लेयर। वहां पर उनको सिक्योरिटी ने रोका कि भाई किधर जा रहे हो, कौन हो तुम? वो कह रहा है मैं बॉक्सर हूँ, निकलो निकलो निकलो। मतलब ये माजरत के साथ ये रवैया था वहां पे, क्योंकि PSL नया पाकिस्तान आना शिफ्ट हुआ था और सिक्योरिटी वालों को नहीं पता था कि ये हुसैन शाह कौन है। ये हमारी जिम्मेदारी है इन सबको बताना कि हुसैन शाह की क्या अचीवमेंट्स है, आज के दौर में अनीता करीम की क्या अचीवमेंट्स है, अरशद नदीम की क्या अचीवमेंट्स है, हैदर अली की क्या अचीवमेंट्स है, तलहा तालिब, दीगर जो हमारे वेट लिफ्टर्स है, उस्मान राठौड़, इन तमाम की क्या अचीवमेंट्स है, नूह भट्ट ने जो कारनामा अंजाम दिया, आसिफ स्नूकर वाला या दीगर प्लेयर्स हैं, इन तमाम की क्या अचीवमेंट्स है, ये हमें बताना है। शजर अब्बास जो पाकिस्तान का इस वक्त तेज तरीन एथलीट है, हमें बताना है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं कर रहे तो ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी के हम जस्टिस नहीं कर रहे अपनी जॉब के साथ, क्योंकि सहाफ़त भी, जर्नलिज्म भी एक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ आपको ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और आप जब इस पेशे में आते हैं तो आप अपने आप के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि यार मुझे इस पेशे के साथ इंसाफ करना है, इन एथलीट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, इनको लाइनाइज करवाना है, ताकि हमें आगे जाके सुपरस्टार और मिल सके। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली सेड। और हमारी भी, जैसे सवेरा ने कहा, कोशिश यही होती है कि जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स कर सकें हम कर सकें, लेकिन अब क्या करें, न्यूजीलैंड सीरीज़ ख़त्म होगी, फिर PSL शुरू हो जाएगा, तो फिर आप भी तो यही देखना चाह रहे हैं ना, क्या करें, आप लोग भी ज़रा डाइवर्सिफाई करें अपना। बहरहाल अब ज़रा हैदर से जल्दी से हम बात करते हैं। हैदर, गुजरावाला से आपका ताल्लुक है, मैं आप माशाल्लाह आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, आप खैर हजरात उम्र छुपाते भी नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ 38 साल के हैं आप माशाल्लाह, यानी 37 साल 36 साल की उम्र में आपने गोल्ड मेडल जीता है। ये तो वो टाइम होता है जब बहुत सारे एथलीट्स अपनी रिटायरमेंट के बाद एक एकेडमी खोल के बैठे हुए होते हैं। हैदर, क्या प्लान है आगे का? इसी आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहना है, अगले पैरालंपिक्स भी आप टारगेट कर रहे हैं, व्हाट इज अगला गोल क्या है आपका? जी, सबसे पहले तो आगे अप्रैल में मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है फ्रांस में, और 7 क्वालिफाई राउंड है जो फ्रांस में ही हो रही है पैरालंपिक्स। तो उसके लिए मेरा इंशाल्लाह यही गोल है कि मैं दोबारा अपने जो टाइटल का दिफा करूं और पाकिस्तान के लिए दोबारा गोल्ड मेडल जीतूं। माशाल्लाह, चलें जी, ज़बरदस्त, गुड लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको एक बार फिर से गोल्ड मेडल जितवाए। बिल्कुल जी, और आप जो हैं हमारे लिए और फतवात लेकर आएँ और हमें जो है हमारा सर जो है
वो बुलंद करें। मगर हैदर, एक और चीज़, फिर मैंने जो अनीता से एक बात की थी वो मैं आपसे भी करना चाहूँगी। कितना मुश्किल होता है आपके इर्द गिर्द और जो कि प्लेयर्स हैं और जो एथलीट्स हैं उनको मोटिवेट करना, क्योंकि जिस तरह अभी हमने फैज़ान से बात की, जिस किस्म की लाइमलाइट क्रिकेटर्स को मिलती है, उस तरह की लाइमलाइट मुझे ये लगता है कि कंपैरेटिवली अगर मैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात करूं, उनको भी उस तरह की लाइमलाइट नहीं मिलती। अदर स्पोर्ट्स की बात करूं तो उनको भी उस तरह की लाइमलाइट नहीं मिलती। क्या मुश्किल होता है आपके इर्द गिर्द जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट करना कि सिर्फ एक बड़े इवेंट में, ओलंपिक्स में जाते हैं, पैरालंपिक्स में जाते हैं, उसके अवार्ड्स, उसका मेडल मिलता है तो सब वाह वाह करते हैं, एंड 2-3 हफ्ते बाद वो शट डाउन हो जाती है, भूल जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है। मेरे पैरालंपिक्स में 3 मेडल हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे खुद भी टिकट लेकर जाना पड़ा है कंपटीशन में, और यहाँ तक कि मैंने कंपटीशन की फ़ीसें भी कई दफ़ा मैंने खुद दी हैं। ये तो नेशनल पैरालंपिक कमेटी पाकिस्तान है, उनकी मेहरबानी है कि वो मतलब हमारे जो खर्चे या जो भी अलाउंस है वो सारे क्लियर करती है और हमें सपोर्ट करती है। तो इससे पहले तो काफ़ी हालात बुरे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ही मैंने ये मेडल जीता है टोक्यो में, तब से काफ़ी अच्छा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्रिपल एसोसिएट है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी मुकम्मल ट्रेनिंग का, हर चीज़ का मुझे वो मतलब सपोर्ट कर रही है। और उनकी वजह से मैं मतलब आउट ऑफ जब घर पे होता हूँ, आउट ऑफ कैंप, तो मैं ट्रेनिंग अच्छी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट की वजह से ही आइंदा कंपटीशन में इंशाल्लाह मैं ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकूँगा। जबरदस्त जी। चाचा के पास चलते हैं, लेकिन चाचा के पास जाने से पहले अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं और से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और ओवर टू यू कादिर, क्या खबर लेकर आए? पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी। थैंक यू अदील, थैंक यू सवेरा। सबसे पहले खबर की बात की जाए तो काफ़ी अरसे से बाबर आजम के सितारे गर्दिश में दिखाई दे रहे थे, और काफ़ी लोग जो है वो बाबर आजम पर तनकीद भी बौछार लगी हुई थी कि कप्तानी से हटाएं या उनके फैसले नहीं उनको मानने दे रहे, उनके फैसले करने की इजाज़त नहीं है। तो इस हवाले से आज मैं क्लियर कर दूं कि आज जो हमें खबर मौसूल हुई है वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब ने रब्ता किया बाबर आजम के साथ, और उसके साथ उनको पैगाम पहुंचाया, वाज़ेह पैगाम दिया, और सबको वाज़ेह पैगाम दे दिया कि बाबर आजम ही कप्तान है, और बाबर आजम को तमाम तर इख्तियारात जो है उनका फैसला करने का हक भी दिया है। और इसी के साथ साथ उनको कहा है कि प्लेइंग 11 में कोई भी खिलाड़ी आप शामिल करना चाहते हैं वो आपका इख्तियार है, आप कप्तान हैं। और इसी के साथ साथ अगर किसी को ड्रॉप भी करना चाहते हैं तो वो आपका इख्तियार है, उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जो है मैच से पहले जो शान मसूद का हुआ था नायब कप्तान का, तो हमें ज़राए ने ये बताया है कि सकलैन मुश्ताक के साथ शान मसूद की गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने कहा है कि मैं वाइस कैप्टन हूँ, मुझे क्यों बाहर किया गया है। जबकि सकलैन मुश्ताक ने हमें जो ज़राए ने बताया वो ये कहा है शान मसूद को कि ये कप्तान का डिसीजन है, उसकी मर्जी है कि वो प्लेइंग 11 में आपको शामिल करता है या नहीं करता। इससे कबल भी आपको याद होगा कि जब हमने खबर दी थी और हमने उनमें बताया था कि जब अबूरी सिलेक्शन कमेटी के रुकन से गुफ्तगू जो हुई थी बाबर आजम की, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि शान मसूद मेरी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, इसको वाइस कप्तान किसने बनाया और कैसे बन गया। तो आप ये देखिए कल पिक्चर क्लियर हो गई है, जो प्लेइंग 11 सबके सामने आई है, और अब बाबर आजम भी फुल पावर उनके पास आ चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी जो है मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने भी उनको बाइख्तियार कर दिया है और तमाम फैसले करने का फुल ग्रीन सिग्नल दे दिया। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, शायद इस वजह से ये कहना भी पड़ा, मतलब एक चेयरमैन की तरफ से ये पैगाम कैप्टन को गया। बट फैजान, मतलब जनरली हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं, दैट इज सोलली कैप्टन्स कॉल। बट बिफोर हम इस डिस्कशन से आगे बढ़े, मैं अपने सारे अचीवर्स को, अपने सारे मेहमानों को बहुत शुक्रिया करना, इनफैक्ट आप करें। नहीं बिल्कुल, हाँ हम बहुत शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले सवेरा का थैंक यू सो मच। सवेरा आप तशरीफ लाई स्टूडियो यहाँ पे। अच्छा जी, फैजान को हम बाद में खुदा हाफिज कहते हैं। चाचा सूफी अब्दुल जलील साहब, बहुत शुक्रिया। आपके साथ हम एक अलग प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे, आपकी तमाम मेमोरीज और आपकी याददाश्तें, आपकी तो किताब का भी कुछ सफ़ात पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अनीता करीम, थैंक यू सो मच। अरसलान ऐश, थैंक यू। एंड हैदर अली, अरसलान और हैदर ने हमें लॉर्ड स्टूडियो से ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम आपसे ऐसे ही आगे भी रोशन करवाता रहे। थैंक यू जी। एंड कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, मतलब एक चेयरमैन को स्पेशली मैसेज पहुंचाना पड़ा टू द कैप्टन कि नहीं जी, होल सोल प्लेइंग 11 आपको करनी चाहिए। दो कि ये पर्टिकुलरली चीजें दुनिया भर में अंडरस्टूड होती है कि कैप्टन की कॉल होती है फॉर द प्लेइंग 11। यहाँ भी यही है, अंडरस्टूड बात है यार, ये कप्तान की ही हमेशा कॉल होती है, और कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह के मैसेज पहुँचाने की। और बाहर
हमेशा बातें होती रही हैं, हमेशा होती भी रहेंगी और अब भी होती रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो फाइनल 11 खेलती है ये हमेशा से ही कप्तान का इस्तेकाक होता है। हाँ, कभी कभार माजी में भी ऐसा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी की राय ली जाती रही है। इस बार भी अगर सिलेक्शन कमेटी अपनी राय दी, ये भी कोई नई प्रैक्टिस नहीं है जो सिलेक्शन कमेटी होम टूर्स पर, या माजी में तो ये भी हुआ है कि सेलेक्टर्स ने ट्रैवल भी किया है टीम्स के साथ, तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा ये रिवायती चीज़ें हैं। बिलावजह कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही हो रही है, और अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे होते ना तो इन तमाम चीज़ों पे होते हुए कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। अगर ये हम 3 इंग्लैंड के मैचेस हार गए, फिर 2 न्यूजीलैंड के में हम जीत ना सके, ड्रॉ हुए, ऑल्दो बड़े क्लोज ड्रॉ हुए, जाके दोनों मैचेस में रिजल्ट आ सकते थे, तो ये ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुतनाज़ बन गई। वरना इसमें तनाज़े वाली कोई बात नहीं है। हमेशा मतलब इस ओडीआई सीरीज को हम क्लीन स्वीप कर दें, नंबर 1 पे आ जाएं, ओडीआई में तो आप ये देखें, बाबर व्हाइट बॉल में उसकी कप्तानी में किस बात पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स बड़े जबरदस्त हैं बाबर के एज कैप्टन भी। अब आप इसमें ये कुदरत का निजाम कह लें, कुछ भी कह लें, इसके होते हुए हम एक बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, एक बार एशिया कप का फाइनल खेले, एक बार T20 का बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पे हमने करनी, क्योंकि वक्त का मुकाबला एग्जैक्टली। फैजान में हम लोग ऑफ एयर पे बात कर रहे थे, कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं पोस्ट मैच, एक तमाशा सा लग गया, एक मजाक उड़ रहा है हमारा, ना सिर्फ स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी इन जनरल बट कराची इन पर्टिकुलर, कि यार एक एजेंडा ड्रिवन सवालात पूछे जा रहे हैं, एंड आप भी अपने ट्विटर टाइमलाइंस देख रहे हो, सब हो रहा है। एक अनप्रोफेशनलिज्म तो नज़र आ रहा है, जिस तरह के करख सवालात क्या वो स्टेटमेंट्स मारी जा रही हैं। ये जर्नलिज्म के जो एथिक्स हैं ये कौन सिखाएगा, ये चले कहाँ गए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले। देखिए, अक्सर क्या होता है कि खबर की तलाश में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इस तरह के सवालात होते हैं कि कहीं कहीं प्रोवोक किया जाए। ये सब कौन में थोड़ा बहुत ये जर्नलिज्म का इस तरह की प्रैक्टिस रहती है। बट हम व्हेन वी ट्रैवल तो हम सीखते हैं, जितना हम ट्रैवल करते हैं या दीगर जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम सीखते हैं कि दुनिया भर में ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है। हम अक्सर खबर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एग्जिस्टिंग खबर की बजाय खबर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और खबर के क्रिएशन के अटेम्प्ट में हम एक लाइन क्रॉस कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें अपने ओपिनियन नहीं देने चाहिए, हमें सिर्फ स्ट्रेट सवाल करना चाहिए। ऑल्दो अब एक और चीज़ ये समझने की जरूरत है कि किसी भी एडिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टेलीविजन नेटवर्क हो या कोई और ब्रॉडकास्ट इदारा हो, उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं एडिटोरियल के, एक न्यूज़, एक एनालिसिस तज्जिया और एक ओपिनियन। न्यूज़ शुड बी फैक्चुअली करेक्ट आपकी, उसमें आप अपने ओपिनियन का आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ना ही खबर में आप तज्जिया कर सकते हैं। खबर आपको मनोहन बतानी है। तज्जिया जो होता है जिसमें आप फैक्ट्स की बेस पे, अपने तजुर्बे की रोशनी में और अपनी एक राय की बुनियाद पे 3 चीजों को मिलाकर एक अपना तज्जिया बनाते हैं कि ये मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा ये कहता है। हाँ, ओपिनियन में किसी को भी कुछ भी हो सकता है। मेरी नज़र में अगर आदिल अजहर अच्छा एंकर है, किसी की नज़र में कादिर ख्वाजा अच्छा एंकर हो सकता है, किसी की नज़र में सवेरा पाशा, ये मेरा हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। तो, और उसमें ओपिनियन में ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूट्रल हो, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। बट अगर मुझे सरफराज अच्छा लगता है और अगर सरफराज 2 रन बना के आउट हो रहा है तो मैं अपने इस ओपिनियन को अपनी खबर पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि सरफराज ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, सिर्फ 98 रन से सेंचुरी नहीं कर सका, 2 रन पे आउट हुआ, मैं यही कहूंगा कि बुरी बैटिंग की, इंटेंट शो की, इंटेंट शो की। तो ये चीज है, वेरी वेल सेड, एग्जैक्टली। और इसका बहुत ख्याल मुझे रखना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह के सवाल जवाब इस वक्त हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह, और ये कल भी मैंने जिस तरह कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम कम इंटरोगेशन रूम ज्यादा लग रहा था, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट इन दी एंड, बिकॉज वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, गेम सेट मैच का फैजान बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, एंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अप्रिशिएटिंग एवरीवन, एवरी एथलीट, एवरी फील्ड एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है अप्रिसिएशन हर किसी के लिए, हर शोबे में अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। आई होप कि ये रेगुलरिटी में होता रहे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड मुझे लगता है कि अलग से किसी और नेशनल बेसिस पे भी होने चाहिए रेगुलरिटी में, बिकॉज हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट नेशनल लेवल पे भी अब ये शुरू होनी चाहिए चीज़ें। बट विद दैट आप अगर एब्सोल्युटली लेट्स नॉट फॉरगेट कि जी कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने एक बार फिर से नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में होंगे। पाकिस्तान हैज गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू विन येट अनदर सीरीज, और इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में एक बार फिर कल हाजिर होंगे गेम सेट मैच के साथ। तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।